Hello, my cellmates. So this is Sachi this side and I am your biology teacher. और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है इसका तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है. लेट्स स्टार्ट विद पार्ट 2 ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. आज हम लोग पढ़ेंगे द टॉपिक ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स. ठीक है. सबसे पहले तो ये जो भी यहाँ पर इतना बड़ा जो भी डायग्राम दिख रहा है ना, ये जो आपको 2 लाइंस दिख रही है ये एक्सॉन है. मैंने इसकी यहाँ पर सेल्फ बॉडी और एक्सॉन एंडिंग्स नहीं बना रखी है, वरना दिस इज़ अ नर्व सेल ओनली, बट हमें सिर्फ एक्सॉन का काम है. तो ये एक्सॉन के बाहर वाली जो भी सराउंडिंग है ना उसको एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं. और जो भी अंदर रहता है एक्सोप्लाज्म रहता है. एक्सोप्लाज्म का मतलब है साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन. ठीक है. तो दी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो होता है ना, वहाँ पर जो सोडियम आयन का कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है. अगर यही चीज़ आप लोग याद रख लोगे ना तो बाकी की चीज़ें नहीं, क्या आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी. तो मेरे पोटाशियम आयन का जो कंटेंट रहेगा वो कम रहेगा और इसका टोटली अपोजिट मेरे एक्सोप्लाज्म में होता है. यानी कि सोडियम आयन का कंटेंट कम रहता है एंड पोटाशियम आयन का कंटेंट ज़्यादा रहता है. अब यहाँ पर ना कुछ चार्जेस होते हैं, एक मेरे एक्सॉन के अंदर और एक मेरे एक्सॉन के बाहर. एक्सॉन के बाहर मेरा पॉजिटिव चार्ज होता है ये मेम्ब्रेन पर, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सोलेमा. एक्सोलेमा क्या है? मेरी मेम्ब्रेन है मेरे एक्सॉन की, और ये मेम्ब्रेन बाहर तो सराउंडिंग में पॉजिटिवली चार्ज होती है और अंदर से निगेटिवली चार्ज होती है. ठीक है. और ये इसका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है ना वो -70 मिली वोल्ट होता है और ये बिल्कुल फिक्स्ड रहता है. इसको हम लोग पोलराइज स्टेट भी बोलते हैं जब मेरा ये जो पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट रहता है. और अंदर से इसको निगेटिव रखने के लिए ना कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सपोज यहाँ पर तुम लोग देखो, ये क्या है? ये जो पिंक पिंक स्ट्रक्चर्स मैंने बना रखे हैं ये मेरे निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स है जो कि निगेटिव चार्ज को मेंटेन रखने के लिए प्रेजेंट होते हैं. लेकिन कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो मुझे मेरे -70 मिली वोल्ट को मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं. अब यहाँ कौन से होते हैं वो? तो ये जो मैंने रेड कलर से और कुछ ब्लूइश कलर से जो ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं ना, वो एक्चुअल में मेरे चैनल्स है, या फिर बोल सकते हैं कि मेरे पंप्स है. ये मेरा सोडियम आयन का पंप है जो कि रेड कलर में है, और ये मेरे पोटाशियम आयन के पंप्स है. ठीक है. यहाँ से जो भी मेरा Na+ है ना, Na+ आयन, वो मेरे बाहर से अंदर आने वाला है मेरे एक्सोप्लाज्म में. क्यों अंदर आने वाला है भाई? क्योंकि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम आयन का कंटेंट ज़्यादा है और मेरे एक्सोप्लाज्म में वही कंटेंट कम है. तो यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट से मेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन चीज़ें आएगी. इसलिए मेरा जो सोडियम आयन है ना वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से मेरे सोडियम आयन्स के पंप से गुज़र के मेरे एक्सॉन के अंदर आ जाएगा. ठीक है. सिमिलरली मेरे पोटाशियम आयन्स का होता है. पोटाशियम आयन्स का कंटेंट मेरे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कम है, इसीलिए, और यहाँ पर मेरा हाई है ना. एक्सॉन के अंदर मेरा पोटाशियम आयन का कंटेंट ज़्यादा है और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कम है. सो यहाँ हाई कॉन्सेंट्रेशन है, वहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये यहाँ से बाहर चली जाएंगी. ठीक है. अब पॉजिटिव चार्ज की बात करूँ मैं, देखो सोडियम का आयन भी पॉजिटिव चार्ज है, पोटाशियम आयन का भी पॉजिटिव चार्ज है. तो मेरा जितना भी पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मेरा बाहर जा रहा है. अब ये कैसे? दिख ही रहा है कि जो मेरे सोडियम आयन के चैनल्स या पंप्स हैं ना वो कम है नंबर में एज कम्पेयर टू द पोटाशियम आयन्स के पंप. इसीलिए मेरा निगेटिव चार्ज है मेरी मेम्ब्रेन अंदर से, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मेरा बाहर जा रहा है. अब भाई अगर इतना सारा पॉजिटिव चार्ज बाहर चले जाएगा तो -70 मिली वोल्ट को मेंटेन कैसे रखेंगे? ये तो बढ़ भी सकता है ना.
तो इसी वजह से मेरा एक सोडियम पोटेशियम का एक्टिव पंप प्रेजेंट होता है। दिस इज द सोडियम पोटेशियम का एक्टिव पंप, जो कि एक्टिवली मतलब अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाकर काम करता है। अब अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाकर काम करने का मतलब, अगर यहाँ पर मेरे सोडियम आयन का कंटेंट ज़्यादा है, तो भी वो मेरी मेम्ब्रेन से, जहाँ पर कंटेंट बिल्कुल लो है, वहीं से उसको बाहर भेजेगा। और ये 3Na+ को बाहर भेजने के लिए एंड 2 पोटेशियम आयन को अंदर लेने के लिए एक ATP का यूज़ करता है, ठीक है ना, एक ATP का यूज़ करता है। ये एक्टिवली दे रहा है, इसीलिए ATP यूज़ हो रहा है। देखो, जहाँ पर जिसका कंटेंट ज़्यादा है ना, उधर ही वो चीज़ को हम लोग भेज रहे हैं, तो वहाँ पर ATP तो यूज़ होनी ही है। लेकिन यही हमारा बहुत ज़्यादा मेन फैक्टर बनता है -70 मिलीवोल्ट को एकदम मेंटेन करने के लिए। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, दी सोडियम पोटेशियम आयन एक्टिव पंप uses 1 ATP and sends the Na+ and K+ ions against the gradient maintaining the -70 millivolt, ठीक है। और भी इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्रेजेंस ऑफ निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन एक्सोप्लाज्म हमने देखा। द लीक चैनल्स, हाँ लीक चैनल्स बोलते हैं, ठीक है, पंप्स भी नहीं, लीक चैनल्स बोलते हैं। द लीक चैनल्स ऑफ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन वर्क्स पैसिवली। पोटेशियम आयन लीक चैनल्स आर मोर इन नंबर एंड आर मोर लीकी। दिस इज इम्पॉर्टेंट। इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज जितना बाहर जाता है ना, उससे कहीं ज़्यादा कम अंदर आता है मेरा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। Sodium ion and potassium ions active pump uses 1 ATP to throw 3 Na+ outside and 2 K+ inside, ठीक है ना, समझ में आया होगा इतना। अब ये तो हमने देखा कि जब कोई स्टिम्युलस वगैरह नहीं आता है तब की क्या सिचुएशन रहती है। अब हम लोग देखेंगे फाइनली कि जब स्टिम्युलस आता है तब क्या होता है। एक हमें थ्रेश होल्ड स्टिम्युलस की ज़रूरत होती है। थ्रेश होल्ड स्टिमुलस का क्या मतलब है? देखो, मेम्ब्रेन मेरी -70 मिलीवोल्ट के एक्शन पोटेंशियल पर है, तो मेरा मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू फर्दर जनरेट द एक्शन पोटेंशियल, अब इसके बीच में ही वो होना चाहिए, मतलब मिनिमम -65 टू -60 मिलीवोल्ट का मेरा एक स्टिमुलस होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ ना तो फिर कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट ही नहीं होने वाला है। नथिंग इज गोना हैपन एंड द all the membrane, the axon is gonna be in its polarized state, यानी कि रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट पर ही वो रहने वाला है। अब यहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर मेरे मेम्ब्रेन पर एक थ्रेश होल्ड स्टिमुलस आ गया, ठीक है। तो अब जिस पॉइंट पर वो स्टिमुलस जाता है ना, वहाँ के मेरे sodium ions VGC opens due to the threshold stimulus and rapid influx of Na+, it comes inside axon from EGC, ठीक है। अब VGC का मतलब मैं पहले ही बता दूं, VGC का मतलब होता है वोल्टेज गेटेड चैनल्स, ठीक है। ऐसे कुछ वोल्टेज गेटेड चैनल्स मेरी मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही ये स्टिमुलस वहाँ पर जाता है, ये वोल्टेज गेटेड आयन, सपोज अगर मेरे सोडियम आयन का है तो ये ओपन हो गया। अब बहुत ही कॉमन सेंस है, अगर मेरे मेम्ब्रेन पर एक पर्टिकुलर वोल्टेज गेटेड चैनल है जो कि मेरा कनेक्ट करता है मेरे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को और मेरे एक्सोप्लाज्म को, तो क्या होने वाला है, सोडियम आयन का कंटेंट तो वैसे भी मेरे एक्स्ट्रा फ्लूइड में ज़्यादा है, तो वो पैसिवली अंदर आएंगी मेरे मेम्ब्रेन के, बहुत सारा अंदर आएगा भाई, बहुत सारा अंदर आएगा, जिसकी वजह से जो मेरा निगेटिव चार्ज था मेरे एक्सॉन के अंदर, वो पॉजिटिव चार्ज में डेवलप हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारा पॉजिटिवली चार्ज अंदर आ गया है और ऑटोमेटिकली बाहर निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पर हमारा डीपोलराइजेशन हुआ। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये मेरा पोलराइज्ड स्टेट था जहाँ पर निगेटिव चार्ज अंदर था मेरे मेम्ब्रेन के,
अब जब मेरे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल गए तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर आया Na+ के जैसे, और मेरा जो मेम्ब्रेन था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया अंदर से और बाहर से निगेटिवली चार्ज हो गया। तो यहाँ मेरा डीपोलराइजेशन हुआ, चार्जेस चेंज हो गए। अब जैसे ही मेरा जो ये एक्सॉन है +30 मिलीवोल्ट का एक्शन पोटेंशियल गेन कर लेता है, क्योंकि राइज इन पोटेंशियल हो रहा है ना, अंदर से पॉजिटिवली चार्ज हो रही है, तो जैसे ही एज सुन एज इट हिट्स द +30 मिलीवोल्ट एक्शन पोटेंशियल, मेरे सोडियम वोल्टेज गेटेड आयंस बंद हो जाते हैं और पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं। ठीक है, as 30 millivolt is achieved, the Na+ VGC closes and the potassium voltage gated ion channels open। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बना रखे है वो मेरे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स है। अब यहाँ पर भी बहुत सीधी सी बात है, मेरे एक्सॉन के अंदर मेरे पोटेशियम आयन का कंटेंट ज़्यादा था और बाहर मेरे पोटेशियम आयन का कंटेंट कम था, तो पैसिवली बहुत सारा मेरा पोटेशियम आयन अंदर से बाहर की ओर जाने वाला है और उसी वजह से मेम्ब्रेन का फिर से निगेटिव चार्ज डेवलप होने वाला है अंदर से और बाहर से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने वाला है। यहाँ पर रीपोलराइजेशन दिखाई दिया सबसे पहले तो हमें। ये तो बिल्कुल सेम था मेरे सोडियम का जैसे हुआ था ना, यहाँ पर जैसे हुआ था, सिमिलरली वैसा मेरा जब पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलता है तब मेरा ये होता है। लेकिन जब सोडियम मेरा अंदर आ रहा होता है ना, तब मेरा डीपोलराइजेशन होता है, और जब पोटेशियम मेरा बाहर जा रहा होता है ना, तब रीपोलराइजेशन होता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, potassium ion will go outside the axon due to the concentration of K+ which is high inside and low outside, making the charges changed because the charge is going outside। क्योंकि मेरा बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है तो अंदर से मेरी मेम्ब्रेन निगेटिव चार्ज हो जाएंगी और बाहर से ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज बन जाएंगी। ठीक है, अब क्या होता है ना, ये जो मेरी मेम्ब्रेन होती है ना, अंदर से कुछ ज़्यादा ही निगेटिव हो जाती है। हमें -70 मिलीवोल्ट ही मुझे चाहिए, लेकिन इससे भी कुछ ज़्यादा ही वो निगेटिव चार्ज हो जाती है। क्यों हो जाती है वो बताती हूँ। क्योंकि पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल टेक्स लॉन्गर टू क्लोज, ड्यू टू विच more K, that is the positive charge, goes outside, making the membrane more negative than -70 millivolt। मेरे जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं क्लोज होने के लिए, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयंस मेरे एक्सॉन के अंदर से बाहर चले जाते हैं, जिसका मतलब हुआ बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज बाहर चले जाता है। -70 मिलीवोल्ट रीच होने के बाद भी बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज बाहर चले जाता है, जिसकी वजह से मेरा -90 मिलीवोल्ट तक वो एक्शन पोटेंशियल चला जाता है। अब मुझे एक स्टेट मिली जो कि मेरी हाइपर पोलराइज्ड हो गई। अब यार मुझे तो -70 मिलीवोल्ट ही चाहिए, मुझे मेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही चाहिए, तो अब मैं उसको कैसे अचीव करूँ? तो ना मेरे Na+ एंड K+ का एक्टिव पंप यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आता है। जो मैंने पहले बोला था, वो एक्टिवली मेरे पोटेशियम को अंदर लेगा, पॉजिटिव चार्ज को अंदर लेगा और Na+ को बाहर फेंकेगा एक ATP यूज़ करके, जिसके मदद से मुझे -70 मिलीवोल्ट अचीव हो जाएगा। आई होप जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स समझा होगा, बट फिर भी दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट अगेन बट अ लिटिल क्विक। ओके, एक न्यू पेज पर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, सपोज ये मेरा एक एक्सॉन है। ठीक है, ये मेरा एक एक्सॉन है जो कि निगेटिवली चार्ज है अंदर से और पॉजिटिवली चार्ज्ड है बाहर से। ठीक है ना, और इसके पास जो अभी फ़िलहाल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, वो -70 मिलीवोल्ट है। ठीक है, और बाहर जो भी है मेरे एक्सॉन के, वो मेरा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है।
इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में सोडियम आयन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एंड वहीं पर ही पोटाशियम आयन का कंटेंट कम होता है। इसका टोटली अपोजिट मेरे एक्सॉन के अंदर होगा, सोडियम आयन का कंटेंट कम होगा एंड पोटाशियम आयन का कंटेंट होगा ज़्यादा। फिर मेरे कुछ चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, ये है मेरे पोटाशियम आयन के चैनल्स और ये जो है ये मेरे सोडियम आयन के चैनल्स हैं। और जब ये ओपन होते हैं ना तो बहुत ही पैसिवली चीज़ें होती है। पैसिवली चीज़ें होने का मतलब क्या है, जहाँ पर चीज़ हाई है वहाँ से वो चीज़ लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगी। मतलब जहाँ जो चीज़ बहुत ज़्यादा है ना वहाँ से वो चीज़ बहुत ज़्यादा कम जहाँ पर वही पर्टिकुलर चीज़ है वहाँ पर जाती है। आई होप ये चीज़ तो समझी होगी क्योंकि दिस वॉज अ बेसिक टॉपिक, तो इसको छोड़ते हैं, पहले हम ये करते हैं। तो सोडियम आयन का कंटेंट यहाँ पर ज़्यादा है तो सोडियम आयन मेरे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से अंदर आएगा एंड सिमिलरली पोटाशियम आयन का कंटेंट एक्सॉन के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है तो ये यहाँ से बाहर चले जाएगा। ठीक है, और अब मुझे मेरे एक्टिव पंप की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर सपोज मेरा एक एक्टिव पंप है, दिस इज व्हाट माय पोटाशियम आयन एंड सोडियम आयन्स एक्टिव पंप। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? इसकी ज़रूरत पड़ी बिकॉज जितने मेरे सोडियम आयन्स के चैनल्स है उससे कहीं ज़्यादा मेरे पोटाशियम आयन्स के चैनल्स है। तो जितना पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है ना उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज मेरे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जा रहा है। लेकिन अब मुझे ये भी मेंटेन करना है ना, इसीलिए मेरा जो सोडियम पोटाशियम आयन का एक्टिव पंप है ना वो एक एटीपी का यूज़ करके 3 सोडियम आयन्स को बाहर फेंकता है एंड 2 पोटाशियम आयन्स को अंदर लाता है टू मेंटेन दी निगेटिव चार्ज। ठीक है, इतना अगर तुम्हें समझा होगा तो तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो। ये मैंने तुम्हें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल समझाया जब कोई भी स्टिम्युलस नहीं आता है। अब मैं पढ़ाऊंगी कि स्टिम्युलस आने पर क्या होता है। सबसे पहले स्टिम्युलस एक थ्रेश होल्ड स्टिम्युलस अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज उस पर्टिकुलर स्टिम्युलस के पास -55 टू -60 मिली वोल्ट तक का एक एक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, तभी जाकर वो मेरे एक्सॉन की मेम्ब्रेन का एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। अगर इससे कहीं ज़्यादा छोटा रहा तो वो नहीं कर सकता है एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट। ठीक है, अब अगर मैं मान कर चल रही हूँ कि ये एक थ्रेशहोल्ड स्टिमुलस एक पर्टिकुलर जगह पर आ गया एक्सॉन पे, तो यहाँ पर मेरे सोडियम पोटाशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है ना अब वो ओपन हो जाएंगे। इनके ओपन होने के बाद क्या होने वाला है ना, मेरा सोडियम आयन देखो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा था एंड अंदर कम था, अंदर कम है तो पैसिवली होगा ना, मेरा सोडियम पोटेशियम आयन बहुत ज़्यादा अंदर आने वाला है, जिसके वजह से यहाँ पर मेरे जो निगेटिव चार्ज था ना एक्सॉन पे, ये जो निगेटिव चार्ज था अंदर वाली मेम्ब्रेन पर, अब बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर आने के बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने वाला है और बाहर निगेटिव चार्ज डेवलप होने वाला है। यहाँ पर राइज होगा मेरे पोटेंशियल पे -30 मिली वोल्ट तक का, अगर इसने पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल को गेन कर लिया तब मेरे जो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स है वो क्लोज हो जाएंगे जब वो इतना अमाउंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल गेन कर लेगा। इसके बाद क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड, इसके बाद क्या होगा, मेरे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होंगे ओपन। ठीक है, ये मेरी एक्सॉन है और सपोज अब ये है मेरे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स।
अब स्टार्टिंग में फिर से बताया गया था कि यहाँ पर पोटेशियम आयन का कंटेंट ज़्यादा है और यहाँ पर पोटेशियम आयन का कंटेंट कम है। कहाँ पर? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। और ये मेरी एक्सोप्लाज्म है जहाँ पर मैं कंटेंट की बात कर रही हूँ। अब यहाँ से ज़्यादा मेरा बाहर जाने वाला है पूरा पोटेशियम आयंस। पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा मेरे पोटेशियम आयंस का फ्रॉम द एक्सॉन टू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इसके बाद क्या होता है ना, हमें कितना चाहिए? हमें तो -70 मिलीवोल्ट ही चाहिए भाई, हमें तो अपना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चाहिए। बट ये जो पोटेशियम आयन वोल्टेज गेटेड चैनल ना, इट टेक्स टू लॉन्ग टू क्लोज। ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं क्लोज होने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज वापस बाहर चले जाता है। एंड -70 मिलीवोल्ट गेन करने के बाद भी पोटेशियम आयंस बाहर जाते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, ये जो मेम्ब्रेन का एक्शन पोटेंशियल है वो -90 मिलीवोल्ट तक चले जाता है, क्योंकि बहुत सारा पोटेशियम आयन बाहर चले गया पॉजिटिव चार्ज के जैसे, इसलिए अंदर निगेटिव चार्ज डेवलप होगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, अब मुझे तो भाई -70 मिलीवोल्ट ही चाहिए, मुझे तो मेरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल या पोलराइज्ड स्टेट ही चाहिए। तो अब मैं इसको गेन कैसे करूँ? तो यहाँ पर मेरा सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप काम आता है। सोडियम पोटेशियम का एक्टिव पंप काम आता है, जो मेरे 3 Na+ को बाहर फेंकेगा एंड 2 पोटेशियम आयंस को अंदर लेकर आएगा। इसके वजह से मेरा -70 मिलीवोल्ट हम फिर से ऑक्यूपाई करते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहले जब मेरा ये जो था, ये मेरी पोलराइज्ड स्टेट थी। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मतलब ये मेरी पोलराइज्ड स्टेट थी। स्टिमुलस गेन करने के बाद मेरा सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुए और पैसिव ट्रांसपोर्ट हुआ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से मेरे एक्सॉन के अंदर, जिसके मदद से मेरा पॉजिटिव चार्ज अंदर बहुत ज़्यादा हो गया और मेम्ब्रेन में अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। इसको मैं बोलूँगी डीपोलराइजेशन। और फिर जब मेरे पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हुए तो पॉजिटिव चार्ज मेरा बाहर गया, जिससे अंदर फिर से निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ और यहाँ पर मेरा हुआ रीपोलराइजेशन। ये हुआ मेरा रीपोलराइजेशन और फिर यहाँ पर हमने फिर से अपना गेन कर लिया अपना 70 मिलीवोल्ट। और हाँ, जब यहाँ पर मेरा 90 मिलीवोल्ट गेन होता है ना, तो ये मेरा होता है हाइपर पोलराइजेशन होता है। जब मेरा ये होता है ना कि जब पोटेशियम आयंस बाहर जाते रहते हैं अच्छे से, तब मेरा रिपोलराइजेशन होता है। और जब -90 मिलीवोल्ट गेन हो जाता है ना, तब उसको हम लोग हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, आई नो नोट्स बहुत गंदे हैं, बट आई होप यू अंडरस्टैंड एंड दिस वाज जस्ट अ रिविजन। मैंने अच्छे वाले नोट्स तो प्रोवाइड किए ही है। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड पार्ट 3 I will be uploading soon. So bye bye my cellmates, keep studying.